देखिए, अब तक हम कक्षा 12 केमिस्ट्री में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ लिया था डी और एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय क्या है, डी ब्लॉक। उसके बाद हम डी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं और डी ब्लॉक में भी हमने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि पिछला लेक्चर था। तो अभी तक डी एवं एफ ब्लॉक के 2 लेक्चर आए हैं, ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डी ब्लॉक तत्वों के कुछ और गुणों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण गुण है परमाणु त्रिज्या। तो इसलिए मैंने नंबर 2 हेडिंग लिखा है, क्योंकि नंबर 1 जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैंने डी ब्लॉक, आप जैसा कि जानते हैं कि 4 संक्रमण श्रेणियों में विभाजित है। उनमें से मैंने 3 संक्रमण श्रेणी, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसे 3D, ये दूसरी संक्रमण श्रेणी जिसे हम 4D, और ये तीसरी संक्रमण श्रेणी जिन्हें हम 5D कहते हैं। ऐसे एक चौथी संक्रमण श्रेणी भी होती है जिसे हम 6D कहते हैं। तो उनकी परमाणु त्रिज्या को लिखा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ इस टेबल में मैंने आपके लिए क्या और किस तरीके के नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए, आपने कक्षा 11 में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 2 वर्गों के इन गुणों का अध्ययन किया होता है। साथ ही वहाँ चैप्टर नंबर 3 जो होता है कक्षा 11 में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वहाँ भी आपने इन परमाणु त्रिज्या या जो और गुण आने वाले हैं उनको पढ़ा होता है, इनकी परिभाषाओं को पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको याद करा देता हूँ। देखिए, परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है किसी परमाणु में नाभिक से, ये नाभिक है, ये कक्षाएं बन रही हैं, तो नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो परिभाषा है। अब हमने ये बताना है कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, माने संक्रमण श्रेणी इस प्रकार से जो लिखी होती है आवर्त सारणी में, इस तरफ एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और उस तरफ को पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो मैंने तो केवल संक्रमण श्रेणी को ही लिख दिया है। तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी की किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, ये पहली संक्रमण श्रेणी में अगर हम बाएं से दाएं बढ़े, दूसरी में बाएं से दाएं बढ़े, तीसरी में, चौथी में, तो अगर हम किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या का मान लगातार घटता जाता है। अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, देखिए इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ऐसे इनके होते हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 तक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है तत्वों का, डी ब्लॉक तत्वों का। तो आप देखेंगे उनकी परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो लगातार घट रहा है। तो यहाँ देखिए, और दूसरी बात ये है कि ये जो परमाणु त्रिज्या लिखा मैंने पीएम में, माने पिकोमीटर में है, पिकोमीटर में परमाणु त्रिज्या लिखी है। तो इसकी 164 है, ये 147 हो गई, 135 हो गई, 129 हो गई, 137। देखिए यहाँ पर थोड़ा बढ़ गई है, फिर घट रही है, यहाँ कांस्टेंट हो गई है, फिर थोड़ा बढ़ गई है और फिर बढ़ गई है। तो अगर यहाँ भी देखें आप 180 से 159, 143, 137, देखिए घट रही है, यहाँ कांस्टेंट है, फिर घट रही है, फिर थोड़ा बढ़ गई, फिर थोड़ा बढ़ी है, फिर थोड़ा बढ़ी है, फिर बढ़ी। ऐसे नीचे भी आप देख रहे हैं तो घट रही हैं और फिर थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट भी हो रही हैं और फिर से बढ़ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप डी ब्लॉक तत्वों की किसी भी संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्याओं का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ पहले आधे तक, माने संक्रमण श्रेणी के मिडिल तक, मध्य तक, यहां तक, तो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है। लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, कुछ परमाणु त्रिज्या कांस्टेंट हो जा रही हैं, स्थिर हो जा रही हैं और फिर थोड़ा सा बढ़ रही हैं। तो हमने ये कारण जानना है ऐसा क्यों होता है। तो परमाणु त्रिज्या में आप ये समझिए, डी ब्लॉक या कोई सा भी ब्लॉक हो, तो परमाणु त्रिज्या के लिए कहते हैं कि नाभिक और कक्षाएं जैसे हुए, मान लीजिए तो नाभिक में जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक में कौन बढ़ रहे होते हैं, प्रोटॉन, और कक्षाओं में कौन बढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। चूंकि देखिए ये 3D सीरीज है, 3D श्रेणी है, तो 3D श्रेणी में क्या है, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे होंगे, 3D में। तो 1 2 3 तीसरी सेल में, चौथी तो बनानी पड़ेगी क्योंकि 3D संक्रमण श्रेणी में जो बाह्यतम कक्षा होती है वो तो चौथी होती है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो तीसरी के डी में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे होंगे। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो 3D1, इसमें 3D2, इसमें 3D3, फिर देखिए क्रोमियम में आया होगा 3D5, क्योंकि वो 3D4 होता है तो उसको हम 5 कर लेते हैं, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। फिर आया होगा 3D6, फिर 3D7, 3D8, ऐसे
सेम देखिए यहाँ पर हो रहा होगा, इसमें बस ये हो रहा होगा चौथी के डी में हो रहा होगा, इसमें पांचवी के डी में हो रहा होगा ये काम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिक में तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और 3D कक्षा में, 3D कोष में, 3D उपकोष में लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, नाभिक क्या काम कर रहा है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, खींच रहा है। खींचने से क्या होगा, जब कक्षा अंदर की ओर खींचेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटने लगेगा। भाई जब मान लीजिए कक्षा अंदर को आने लगेगी तो वो नाभिक की तरफ को आने लगेगी तो आकार कैसा होने लगेगा, कम, अर्थात परमाणु त्रिज्या क्या होने लगेगी, कम। लेकिन अगर हम कारण की बात करें कि फिर इधर की तरफ कांस्टेंट हो रही है और फिर मान धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, हालांकि इतना नहीं बढ़ रहा है जितना स्टार्टिंग में था, लेकिन घटने के बाद थोड़ा सा मान फिर भी बढ़ रहा है। उसका रीजन ये है कि जब पहले हाफ तक आप देखते हैं, माने किसी भी संक्रमण श्रेणी के मध्य तक आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ रहे हैं 1 2 3, तो लगातार घट रही है। लेकिन फिर जैसे D5 होता है, D6 होता है, D7 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब नजदीक आते हैं बाहर से अंदर वाली कक्षा में, जैसे मान लीजिए ये दो कक्षाएं थोड़ा नजदीक आ गई, माने यहां थी, ये यहां आ गई, ये देखिए जब खिंचती है ना कक्षा तो ये अंदर की तरफ आ गया ऐसा मानिए, तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है और इसके जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उनमें आपस में क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। उस वजह से क्या होता है, एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या बोलते थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो उस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, या सील्डिंग इफेक्ट उसको बोला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको हम बोलते थे, हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण की वजह से क्या होते हैं, और अंदर नहीं आते, और जबकि थोड़ा सा और बाहर की तरफ को ये कक्षा जाती है इस इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण बल की वजह से। तो इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिर से घटने के बाद पहले कांस्टेंट हुआ और फिर परमाणु त्रिज्या का मान थोड़ा सा बढ़ने लगता है। अन्य संक्रमण श्रेणियों में भी इसी प्रकार से होता है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं संक्षिप्त शब्दों में, डी ब्लॉक की किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ मध्य तक परमाणु त्रिज्या का मान लगातार घटता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये घट रहा है, ये देखिए घट ही रहा है, ये देखिए घट ही रहा है। लेकिन उसके बाद मध्य के बाद जब और आगे को चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कांस्टेंट माने स्थिर सा हो जाता है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि जब नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और डी उपकोष में तीसरी डी की 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं तो तीसरे के डी में, 4D की बात कर रहे हैं तो चौथे के डी में, 5D की बात कर रहे हैं तो पांचवें के डी में, 6D की बात करेंगे तो 6 के डी में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो नाभिक के जो प्रोटॉन हैं वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर धीरे धीरे खींचते हैं। खींचने की वजह से वो कक्षा अंदर जब खींचती है तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। लेकिन जब वो खींचती है और अंदर की तरफ आती है, थोड़ा सा अंदर आ जाती है, तो उससे पहले की जो कक्षा है, मान लीजिए ये खींच रही है, खींचकर यहाँ आ गई, तो उससे पहले की जो कक्षा है दूसरी, उसके इलेक्ट्रॉन और तीसरी के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षण करने लगते हैं। इस प्रभाव को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव की वजह से वो कक्षा जो थोड़ा सा अंदर खींच रही थी अब थोड़ा सा बाहर को हो जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो आपको ये समझ आया होगा। एक चीज और यहाँ क्लियर कर दूं मैं, एक तो ये कारण हो गया। तो देखिए परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हुए। पहला तो हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये क्या है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश हम बोलेंगे जिस प्रभाव की वजह से नाभिक अपने प्रोटॉनों के कारण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे मैं अभी समझा रहा था ना कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। बाह्यतम कक्षा का मतलब 3D में, 4D में, 5D में, 6D में। तो नाभिक उन 3D, 4D, 5D या 6D के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींचता है तो कक्षा खींचती है, इसी को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। तो उस वजह से तो कक्षा खींच रही है तो परमाणु त्रिज्या घट रही है। दूसरा एक प्रभाव होता है परिरक्षण प्रभाव, यही लिख देता हूं, देखिए दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। इस वजह से क्या होता है, जब कक्षा अंदर की तरफ खिंच गई होती है
तो वो खिंची हुई कक्षा और उससे पहले वाली कक्षा दोनों में इलेक्ट्रॉन है, उनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि समान आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, उस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस। तो उस प्रतिकर्षण होने से क्या होता है, वो कक्षा जो अंदर खिंच गई थी थोड़ा सा बाहर को हटती है, तो उस वजह से परमाणु त्रिज्या का मान थोड़ा बढ़ता है, तो उसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और एक तीसरा होता है कि जो उपकोष कौन अर्धावस्था में है या पूर्णावस्था में, अर्थात ये कह सकते हैं किसी उपकोष में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा प्रतिकर्षण और इलेक्ट्रॉनों के मध्य बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो मैं इन तीनों पॉइंट को, पहला, दूसरा और एक तीसरा, जो युग्मन माने इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का प्रभाव हम उसे कह सकते हैं, उन तीनों की बात भी हम इसके बाद करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है कि जो मैंने आपके लिए परमाणु त्रिज्या में ये 3 टेबल बनाई हैं, इन टेबल में जो लिखी हुई है उनकी परमाणु त्रिज्या है पिकोमीटर में, वो आप नोट कर लें। क्योंकि देखिए जब आप परमाणु त्रिज्या के संख्यात्मक मान नोट करें रहेंगे तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहती है। बाकी मैंने आपको कहा है कि अब मैं आपको नोट्स भी बोर्ड पर लिख देता हूँ, पूरा थ्योरी लिखता हूँ बोर्ड पर, जिसे आप अभी इसके बाद लिख दूंगा मैं, तो उसे आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे, जिससे हमारे नोट्स भी बनते रहें। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए और बहुत जरूरी है। देखिए जब आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख कर आते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो मैंने चारों संक्रमण श्रेणियों का किया, आज मैं आपको परमाणु त्रिज्या पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखिए 3 संक्रमण श्रेणियों की परमाणु त्रिज्या आपके लिए लिखी है। तो जब हम इस प्रकार से डाटा और उसकी सारी थ्योरी लिखते हैं तो हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं और नॉलेज भी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, जो हमें कंपटीशन में बहुत मदद करती है। तो पहले आप ये टेबल बना लें, उसके बाद में जो 3 प्रभाव परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं उसको समझाता हूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए इस परमाणु त्रिज्या की थ्योरी लिख दूंगा जिसे आप नोट कर लें। तो देखिए परमाणु त्रिज्या की वो टेबल का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं आपको इन शॉर्ट जो अभी पहले भी बता रहा था वो बता देता हूं कि परमाणु त्रिज्या मुख्यतः 3 बिंदुओं पर डिपेंड करती है। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, पहले इसको समझ लेते हैं, मैंने अभी बताया भी है, देखिए दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं मैं इसका। जब नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हों और कक्षाओं में, ये पहली कक्षा है, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी है, चूंकि हम बाहर डी ब्लॉक को लेकर कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि तीसरी के डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो चौथी का डी हो जाएगा, अगर 5वीं की बात करूं तो 5 का डी हो जाएगा, और 6ठी की बात करूं तो 6 का डी हो जाएगा। तो जब इनमें नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं तो 3D में 4D या 5D या 6D में, माने हम ये कह सकते हैं डीप कोर्स में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं इस टाइप से, ऐसे लिख देता हूं D1 D3 D4 D5 D6 D7, इस प्रकार से डीप कोर्स में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। तो नाभिक क्या काम कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि यहाँ नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से, उस डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक के प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण बल से खींच रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, ऋणावेश है। तो जब वो खींच रहे होते हैं तो कक्षा खींचने लगती है, और जब कक्षा खींचती है तो हम कहते हैं कि परमाणु त्रिज्या घट रही है। तो जिस बल से नाभिक उसको खींच रहा है, जिस आकर्षण बल से, उसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, अर्थात नाभिक अपने इस आकर्षण से उन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, जिस कारण वो कक्षा भी खींच जा रही है। तो ये इस कारण क्या हो रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। तो मैं यहाँ समझने के लिए देता हूं कि परमाणु त्रिज्या, ऐसे नीचे एरो लगा दे रहा हूं, इसका मतलब घटती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो ये पहला कारण है जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है। बात करें अगर हम दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण मैं कहता हूं, देखिए परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। अब ये क्या होता है भाई, तो देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश के बाद ये उत्पन्न होता है जब नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और कक्षा खिंच गई है। तो ये जब यहां खिंच गई, ये इस तरफ से आ गई है, अंदर की तरफ आ गई है, माने ऐसे, ये कक्षा ये वाली 3D ऐसे आ गई, देखिए यहाँ, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है और इस दूसरी में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अब नजदीक आ गए हैं, और नजदीक आने से क्या हो गया, उनके बीच, क्योंकि सेम चार्ज है भाई, इस पे भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश, तो उससे क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, ये कक्षा जो अंदर आ गई थी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी,
और बाहर होने की वजह से क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि हमने देखा था संक्रमण श्रेणी में मध्य तक जा रहे हैं तो लगातार घट रही है परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ने भी लग गई है, तो वो इस वजह से बढ़ती है। तो परिरक्षण, तो जो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होने से जो परमाणु त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ जाती है, इसी प्रभाव को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव का जो प्रभाव होता है परमाणु त्रिज्या पर, वो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या इसकी वजह से क्या होती है, बढ़ने लगती है परिरक्षण प्रभाव की वजह से। तो दो ये कारक प्रभावित करते हैं परमाणु त्रिज्या को। इसके बाद अगर हम तीसरे कारक की बात करें तो तीसरा कारक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन। इलेक्ट्रॉन का युग्मन जोड़े में होना। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे डी में 1 है, डी में 2 है, डी में 3 है, डी में 5 है, डी में 6 है, डी में 7 है, डी में 8 है, 9 है, 10 है, तो आप देखेंगे कि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, बिना जोड़े वाले होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक। जबकि आप जब इधर को जाना स्टार्ट करेंगे तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक। ठीक है, इधर को तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि भाई एक साथ आ गए, वो एक जगह आ गए हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से भी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, भाई प्रतिकर्षण हो रहा है तो वो बाहर को खींचेगी, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम इसलिए कह देते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाते हैं तो उनमें युग्मन की वजह से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण की वजह से परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, वो भी फिर से बढ़ता है। चाहे थोड़ा ही बढ़े, थोड़ा ही प्रभाव आए, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या इन तीन मुख्य बिंदुओं पर डिपेंड करती है। प्रभावी नाभिक आवेश, इस वजह से परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परिरक्षण प्रभाव, इस वजह से परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना, माने डी कोष में इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा से ज्यादा युग्मित होंगे, जोड़े वाले होंगे, तो प्रतिकर्षण उनके बीच बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ने से परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे थोड़ा ही बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या को इस प्रकार से समझा जा सकता है। अर्थात डी ब्लॉक की बात अगर हम करें तो डी ब्लॉक में की किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ पहले मध्य तक घटता है लगातार, और फिर मध्य के बाद अंत तक कांस्टेंट भी देखने को मिलता है, स्थिर भी देखने को मिलता है, और फिर थोड़ा सा बढ़ने भी लगता है। और वो ये तीन मुख्य कारक हैं जिन वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आपको परमाणु त्रिज्या का जितना भी मैंने सब बताया उसको थ्योरी में नोट कर देता हूँ। आप इसको भी कॉपी पर नोट कर लें, और इसके बाद जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ उसको भी कॉपी पर नोट कर लें। देखिए मैंने आपके लिए थ्योरी में लिखा है, डी ब्लॉक की किसी भी संक्रमण श्रेणी 3D, 4D, 5D, 6D में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ मध्य तक, माने संक्रमण श्रेणी के मध्य तक परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं, वह डी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। इस कारण नाभिक अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। वह कक्षा माने जो बाहर की कक्षा है नाभिक की ओर खिंचती है और परमाणु त्रिज्या घटती है। इसके बाद जबकि संक्रमण श्रेणी के मध्य से अंत तक, माने मध्य तक तो घट गई, फिर मध्य से अंत तक जब हम जाते हैं संक्रमण श्रेणी के, तो हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या स्थिर होती है, वह थोड़ा बढ़ने भी लगती है, क्योंकि जब वह बाह्य कक्षा अंदर खिंच जाती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से अंदर खिंच गई है, तब इसके इलेक्ट्रॉन में इससे अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करने लगते हैं, इस कारण वो बढ़ने लगती है। उसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, वो लाइन में पूरी कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर देखिए आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद में ये दूसरा वाला जो कारण है उसको आपके लिए नोट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ये मेहनत देखिए तभी सफल मानी जाएगी जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो। माने केमिस्ट्री में जो 70 नंबर की थ्योरी आने वाली है, आप सब 65 से ऊपर पहुंचे, माने कम से कम उस 70 में से 65 स्कोर होना चाहिए, तब इसका कोई फायदा है, अन्यथा मेरी मेहनत करने का कोई फायदा देखिए नहीं मुझे लगता। तो इसलिए आप प्रॉपर नोट्स अपनी कॉपी पर बनाते जाएं, और इसके बाद देखिए मैं इस लाइन को भी पूरा कर देता हूँ।
देखिए जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। तो देखिए लिखा है भाई, इससे अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करने लगते हैं, इसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है। एक पॉइंट जो मैंने तीसरा कहा था, यदि डी कोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन बढ़ने लगे, जैसे D5 के बाद D6, D7, D8, D9, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाने लगेंगे, पेयर होने लगेंगे, तब उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि एक साथ में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उपकोष के किसी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनने लगेंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं बना के रहता हूँ D6 है, तो D6 को आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए जोड़े में इलेक्ट्रॉन आया तो इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ा, तो इससे प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण कक्षा फिर बाहर को खींचेगी, अर्थात परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। मान लीजिए D7 हो जाए तो एक और युग्मन हो जाएगा, तो और प्रतिकर्षण बढ़ गया। D8 हो जाए तो और ज्यादा प्रतिकर्षण, तो D10 पर और ज्यादा प्रतिकर्षण। तो इसलिए आपने देखा होगा किसी भी संपूर्ण श्रेणी के लास्ट तत्व की जो परमाणु त्रिज्या है वो मध्य वाले परमाणु त्रिज्या से थोड़ा सा घटने के बाद बढ़ने लग गई है। तो इस प्रकार से इन तीन फैक्टर्स की वजह से परमाणु त्रिज्या का मान आप डी ब्लॉक की किसी भी संक्रमण श्रेणी में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए परमाणु त्रिज्या कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे ही तीसरे गुण की, जिसको हम कहते हैं आयनिक त्रिज्या। तो देखिए डी ब्लॉक के परमाणु त्रिज्या गुण को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं तीसरे गुण आयनिक त्रिज्या की। ये बिल्कुल परमाणु त्रिज्या जैसा ही है। जब परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को देखते हैं तो उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ऐसे ही जब डी ब्लॉक का कोई संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, जैसे आप देखिए स्कैंडियम प्लस, वेनेडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम में +2 नहीं होता है, टाइटेनियम +2, और जैसे Cr में देखिए +2+3, Mn में देखिए +2+3, इसमें तो प्लस और भी होते हैं, Fe+2 और Fe+3, कॉपर में होता है ++2। इस प्रकार से डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था के आयन बना रहे होते हैं, धनायन बनाते हैं। तो इन धनायनों की नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को हम बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। और आयनिक त्रिज्या का जो क्रमिक परिवर्तन है वो परमाणु त्रिज्या जैसा ही होता है, अर्थात यदि हम किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएं तो आयनिक त्रिज्या का मान सामान्यतः घटता जाता है। एक इसमें ट्रेंड और आता है, एक और गुण आता है कि जैसे जैसे देखिए आयन अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो अगर हम ये भी देखें कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। और यदि हम एक समान चार्ज वाले आयनों की बात करें, एक समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयनों की बात करें, तो संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। तो यहां हम देखते हैं महत्वपूर्ण 2 बिंदु हमें समझ में आते हैं आयनिक त्रिज्या को लेकर, वो मैं आपके लिए नोट कर देता हूं। देखिए पहला बिंदु तो आता है कि यदि आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो जिस आयन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान जितना अधिक होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होती है। दूसरा बिंदु है यदि हम आयन समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले लें तब आयनिक त्रिज्या का मान संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता जाता है। तो इनको मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। देखिए मैंने आयनिक त्रिज्या के संबंध में आप लोगों के लिए 2 पॉइंट लिख दिए हैं। लिखा है संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक का कोई भी तत्व किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब है, वो किसी एक पर्टिकुलर संक्रमण श्रेणी की बात हम कर रहे हैं, यदि वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो तब सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था अधिक जितनी होगी उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होती है। यहां लिख भी देता हूं मैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। जबकि अगर संक्रमण तत्व समान ऑक्सीकरण अवस्था में हो, मान लीजिए जैसे सारे के सारे +2 स्टेट में ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तब अगर हम देखें बाएं से दाएं अगर हम जाएं तो आयनिक त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा, जैसे कि परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा था। तो इस प्रकार से ये तीसरा गुण आयनिक त्रिज्या कंप्लीट हो जाता है। तो अब तक मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों के गुणों में पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा परमाणु त्रिज्या और तीसरा आयनिक त्रिज्या पढ़ा दिया है। तो इनको आप विधिवत रूप से अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इसको रिवाइज करें। कोई कंफ्यूजन इन टॉपिकों से रिलेटेड है तो आप कमेंट के माध्यम में मेरे पास तक पहुंचा दें, जिसका मैं आपको ठीक से सॉल्यूशन और अच्छे से समझा सकूं।